वेलकम टू ह्यूमैनिटीज हलवा है। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। अबे कर देंगे ना, चल तू पढ़ा। इस वीडियो में हम बात करेंगे द अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की। इंडिया के पास कॉन्स्टिट्यूशन कहलाने के लिए एक बुक है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर एक नेशन, हर एक कंट्री के पास एक ही बुक हो। फॉर एग्जाम्पल, यूनाइटेड किंगडम्स के पास एक सीरीज है कॉन्स्टिट्यूशन की, जिस सीरीज को हम मिला के उसका कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं। इस वीडियो में हम एग्जामिनर्स का दूसरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, व्हाई आर कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसीडर्ड एज इफेक्टिव। फर्स्ट पॉइंट, द मोड ऑफ प्रोमुलगेशन, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। काफ़ी सारी कंट्रीज़ में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो मिलिट्री लीडर्स ने बनाया था, लेकिन वो अनसक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन था क्योंकि वहाँ की जनता ने उस कॉन्स्टिट्यूशन को मानने से इनकार कर दिया था। इंडिया, साउथ अफ्रीका या यूनाइटेड स्टेट्स, इनके जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल है क्योंकि वो नेशनल मूवमेंट्स मतलब इंडिपेंडेंस के बाद बने थे। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था, जिसके अंदर हर एक सेक्शन ST SC या जनरल, सिख, मुस्लिम, इसके अंदर सभी लोग मौजूद थे। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 के बीच में बन गया था। काफ़ी सारी कंट्रीज़ में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक रेफरेंडम हुआ था। रेफरेंडम मतलब होता है कि पूरी पॉपुलेशन से यस या नो के अंदर जवाब मांगा जाता है। अगर पॉपुलेशन का जवाब यस होता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, अगर नो होता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिश हो जाता है। इंडिया में हमने रेफरेंडम इसलिए नहीं किया क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत वास्ट थी। एक ही समय पे सबसे वोट मांगना वॉज नॉट एट ऑल ईजी टास्क। जब भी किसी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बनता है तो उसे बनाने में बहुत दिक्कतें आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ देखें तो हमें पता चलेगा कि नेपाल ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन 5 बार चेंज किया है। 1990 में जो नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ उसमें मल्टी पार्टी कॉम्पिटिशन को अलाउ कर दिया, लेकिन फिर भी जो किंग था वो वहाँ का हेड था। नेपाल की सारी पॉपुलेशन चाहती थी कि हम मोनार्की मतलब किंग की पावर्स को लिमिटेड कर दें, लेकिन किंग ने अक्टूबर 2002 में सारी की सारी पावर अपने हाथों में ले ली। मेओइस्ट यानी द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल और बाकी पार्टीज ने मिलकर बहुत सालों तक स्ट्रगल किया और फिर जाकर ये कहीं किंग की पावर्स को लिमिटेड कर सके। सेकंड पॉइंट है द सब्सटेंटिव प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हम कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज को क्यों अबाइड करें, हम उन्हें क्यों माने। तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज को इसलिए मानना चाहिए क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें इक्वालिटी और जस्टिस प्रोवाइड करता है, वो भेदभाव नहीं करता। थर्ड पॉइंट है द बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन, मतलब जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, ये तीनों एक दूसरे पर नज़र रखेंगे कि कहीं कोई गलत काम तो नहीं कर रहा, और इसी सिस्टम को हम कहते हैं चेक एंड बैलेंस सिस्टम। फोर्थ पॉइंट है द प्रिंसिपल्स ऑफ डेलिब्रेशन। तो दोस्तों, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस समय पॉलिटिकल लीडर्स के बीच में बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हुए थे कि हमें डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहिए या नहीं, हमें स्टेट और सेंटर के बीच में कैसे रिलेशंस रखने चाहिए, जुडिशरी की क्या पावर्स होनी चाहिए। इस टाइप के लॉज के ऊपर बहस हो रही थी। ये जितनी भी आर्ग्यूमेंट हुई थी ये सब 12 मोटी किताबों के अंदर लिख रखा है। यूनिवर्सल एडल्ट सफराज को अडॉप्ट करने से पहले कोई बहस नहीं हुई थी। इसका मतलब होता है अ पर्सन अबव 18 प्लस एज इर्रिस्पेक्टिव ऑफ religion, caste, color, etc. can give their vote to choose the government. Fifth point है the inheritance of nationalist movement. यारो, जब भी किसी कंट्री में, फॉर एग्जाम्पल फ्रांस या फिर अमेरिका में क्रांति हुई थी, रेवोल्यूशन हुआ था, तो उसके कुछ बेसिक मांगे थी जैसे इक्वालिटी, फ्रीडम, एटसेट्रा एटसेट्रा। हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस ऐड किए हैं। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस का मतलब होता है द एम ऑफ द असेंबली, मतलब जैसे फ्रांस की असेंबली चाहती थी कि वहाँ पे इक्वालिटी, फ्रीडम, फ्रेटर्निटी आए, वैसे ही अमेरिका की असेंबली चाहती थी कि उन्हें फंडामेंटल राइट्स मिले और जुडिशरी को इंडिपेंडेंट कर दिया जाए। ये सब इंडिया ने दूसरी कंट्रीज से अडॉप्ट किया है।
ये सब अडॉप्ट करते करते इंडिया वर्ल्ड का सबसे लेंथीएस्ट और बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है। आज इंडिया हर एक सिटीजन को इक्वालिटी, लिबर्टी जैसे बेसिक राइट तो प्रोवाइड करता ही है, साथ में डेमोक्रेसी, सोवरेनिटी और कॉस्मोपॉलिटन आइडेंटिटी जैसे आइडियाज को अडॉप्ट कर प्रमोट भी करता है। 6th पॉइंट है इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। दोस्तों, गवर्नमेंट कोई भी हो, कैसी भी हो, लेकिन एक गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक होना चाहिए और लोगों की वेलफेयर मतलब भलाई के लिए उसे काम करना चाहिए। इंडिया एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिसका मतलब है जो हमारा प्राइम मिनिस्टर होगा वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होगा, लेकिन जो प्रेसिडेंट होगा वो हेड ऑफ द स्टेट मतलब हेड ऑफ द इंडिया होगा। पीएम के पास प्रेसिडेंट से ज़्यादा पावर्स होंगी। दूसरा, इंडिया के पास एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी है, मतलब 2 टायर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एक सेंटर लेवल पे और एक स्टेट लेवल पे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त दूसरी कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से भी कुछ बढ़िया बढ़िया पॉइंट्स डाले थे। तो देखते हैं वो कौन कौन से पॉइंट्स थे और कौन कौन सी कंट्रीज़ थी। इन सारी कंट्रीज़ को याद करने के लिए मैं तुमको एक बढ़िया सी ट्रिक बताता हूँ। ICUBF। यहाँ पर आई का मतलब है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, सी का मतलब कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यू का मतलब यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन, बी का मतलब ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन एंड एफ का मतलब फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी अडॉप्ट किया। ये मैं तुम सबको अपकमिंग चैप्टर्स में बताऊंगा। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और रेजिडुअल पावर्स का कॉन्सेप्ट चुना। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब होता है कि 2 गवर्नमेंट होगी एक कंट्री में, एक स्टेट और एक सेंट्रल। जो सेंट्रल होगी वो स्टेट से ज़्यादा पावरफुल होगी। यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल राइट्स हर एक सिटीजन को कंपलसरी कर दिए। जुडिशियल रिव्यू हमने वहाँ से लिया, और तो और एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी का आइडिया भी हमें वहीं से मिला। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या अडॉप्ट किया, क्या मुझे कोई बता सकता है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाला आइडिया, रूल ऑफ लॉ वाला आइडिया और एक लॉ कैसे बनेगा, ये सब हमने अडॉप्ट किया। और अगर हम बात करें फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन की, तो ये तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी मतलब ब्रदरहुड जैसे आइडियाज़ को अडॉप्ट किया। आज की वीडियो तो बहुत लंबी हो गई, तो चलो अब हम इस चैप्टर का लास्ट एपिसोड कवर करेंगे। वो होगा एपिसोड नंबर 3, जिसमें हम बात करेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की। ये पूरा का पूरा एक क्वेश्चन 6 मार्क का आता है और ये भी एग्जामिनर्स का फेवरेट क्वेश्चन होता है। चलो तब तक